एसआईआर 2025 का सबसे चर्चित मुद्दा रहा है शायद, जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहस हुई। भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर को बहुत रिकॉर्ड समय में बिहार में पूरा किया और आज बिहार में उसी एसआईआर के द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पहले चरण का चुनाव चल रहा है। एसआईआर को लेकर तमाम सारे विवाद भी उठे, तमाम सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई और तमाम सारे अन्य मुद्दे आए इसमें, क्योंकि तकनीकी जानकारी जैसे शब्द इसमें किसी को जानकारी बहुत ज़्यादा थी नहीं इस विषय की। वर्तमान समय में एसआईआर को बिहार में पूरा करने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित लगभग 6 राज्यों में एसआईआर लागू किया है, जहां उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से एसआईआर शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर तमाम सारे अभी भी लोगों के बीच में भ्रांतियां और जानकारी का अभाव भी है। 4 नवंबर से हम आपको बता दें कि एसआईआर शुरू हो चुका है। बीएलओ आपके यहाँ लगभग तीन बार जाएंगे, वो आपसे 2 फॉर्म भरवाएंगे, एक फॉर्म अपने पास रखेंगे, दूसरा आपको देंगे। तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बस्ती के कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता के तिवारी। के तिवारी जाने माने एक अधिवक्ता भी हैं, जमीनी स्तर के नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं जो हर विषय पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं। तो हम देखते हैं के तिवारी जी इस पर क्या कहते हैं, कॉमरेड के तिवारी इस पर क्या कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसे चल रही है, उससे संबंधित एक वीडियो भी आपको साझा करेंगे ताकि आपको अपने एसआईआर के बारे में जानकारी हो, अपनी मतदाता सूची में अपना नाम डलवा सकें और एसआईआर को आगे बढ़ाया जा सके। तो चाहिए देखते हैं के तिवारी मिलते हैं के त्रिपाठी से। एसआईआर का फेज 2 शुरू हो गया है और इसमें 12 राज्य शामिल हैं, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी की टर्मिनोलॉजी में बड़ा कठिन शब्द इन लोगों ने प्रयोग किया है। वो कठिन शब्द है विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण। तो ये जो स्पेशल रिवीजन होते हैं, अगर हम 1951 के इलेक्शन से देखें तो 2004 तक कुल 8 बार रिवीजन हुआ है। समय समय पे विशेष पुनरीक्षण इसलिए भी आवश्यक होता है, लोगों के किसी एक जगह पे रहने का दिक्कत, उनके मृत्यु का दिक्कत, उसके बाद की संभावना रहती है कि इन बिटवीन कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि इलेक्शन वोटर लिस्ट में आ जाए जो भारत का नागरिक ना। मोटी माटा भारत के नागरिक को ही मतदाता बनने का अधिकार है, लेकिन भारत की नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। तो ये जो इस बार का स्पेशल इंटेंसिव इनका रिवीजन है या विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम है, इस बार चुनाव आयोग का प्रथम चरण में इन्होंने बिहार का कार्यक्रम किया। बिहार के कार्यक्रम में अनियमितताओं को लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गईं और व्यवहारिक रूप से ही देखा गया कि दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, ग्रामीणों के नाम भारी संख्या में काटे गए। तो उस सवालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। इन्होंने जो 11 दस्तावेज मांगे थे उसमें आधार कार्ड नहीं शामिल था। आज की तारीख में 13 हो गए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अभी सुनवाई चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि भाई आप आधार कार्ड क्यों नहीं मानेंगे, आधार कार्ड को भी शामिल कीजिए विशेष पुनरीक्षण अभियान में। तो आधार कार्ड को इन्होंने जोड़ा 12वां डॉक्यूमेंट, और 13वां डॉक्यूमेंट इन्होंने जोड़ा बिहार की जो चुनाव की सूची मतदाताओं की तैयार हुई है, इसे 13वां डॉक्यूमेंट। इन 13 डॉक्यूमेंट के आधार पे 12 राज्यों में इन्होंने फेज 2 शुरू किया है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में 29 अक्टूबर को बस्ती जनपद में माननीय जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में निर्वाचन के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें एसआईआर के बारे में जानकारी दी गई और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने एसआईआर को लेकर अपनी राय जिला प्रशासन के सामने रखा।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मैं भी शामिल हुआ और मैंने भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो आपत्तियां थीं इन सवालों को लेकर, जो हमारी शंकाएं थीं, उन शंकाओं और आपत्तियों को माननीय जिलाधिकारी महोदया के सामने रखा गया। जो हमारी मुख्य शंकाएं हैं, उन शंकाओं में सबसे पहले आता है कि चुनाव प्रक्रिया का, भारत में चुनाव प्रक्रिया के लोकतांत्रिक विश्वास के बनाए रखने में एक परंपरा रही है और एक तरह से एक नियम भी बना है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात करके सहमति बनाने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य है, एसआईआर को लेकर और द्वितीय चरण को लेकर जिसमें इन्होंने विस्तारीकरण किया है, इसमें केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोई भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक नहीं की है। ये सीधे सीधे भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा है, एक तरह से उसे नकारा जाना है। ठीक है। दूसरी बात, पार्टी की आपत्ति ये है कि बिहार में एसआईआर को लेकर तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, तो आपको इतनी जल्दी क्या है? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं का निपटान हो जाए। टेक्निकली तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पारदर्शिता देखा जाए तो पारदर्शिता के टर्मिनोलॉजी में याचिकाओं पे अंतिम निर्णय आना आवश्यक है। जैसे बिहार में जब ये कर रहे थे तो कुल 11 डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे थे, आधार कार्ड नहीं था शामिल। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई के क्रम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया तो आपने 12वां डॉक्यूमेंट आधार कार्ड माना, 13वां आपने बिहार की वोटर लिस्ट मानी। क्या अब सुप्रीम कोर्ट कोई नया डायरेक्शन नहीं जारी करेगी? इस बात का कंफर्मेशन है चुनाव आयोग का, तो हम क्यों न माने माननीय उच्चतम न्यायालय की उपेक्षा भी इस प्रक्रिया में दिख रही है। सर, आपका मानना है कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर ये जल्दबाजी की जा रही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, उसमें हमारा मानना नहीं है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है कि जो चुनाव में मतदाता सूची तैयार हो वो पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, भारत का कोई मतदाता छूटे न, कोई भी नागरिक छूटे नहीं। अब इसमें इन्होंने जो आगे किया है, हमें शंका इस बात पे है कि मतदाता की नागरिकता, यद्यपि कि चुनाव आयोग में ये प्रावधान है कि भारत का नागरिक ही मतदाता बनेगा, लेकिन साथ साथ ये स्पष्ट है कि भारत की नागरिकता को तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। अब इन्होंने जिस तरह की कठिन प्रक्रिया आरंभ की है, उस कठिन प्रक्रिया में है कि 1987 तक ही बैरियर माने। 2003 को इन्होंने आधार वर्ष माना है, पहला बैरियर 1987 तक माना है। 2003 के मतदाता सूची में जो लोग हैं और 2025 में जारी हैं, 24-25 में, उनको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब बस्ती में ये सूची टैली की गई तो केवल 47% मतदाता ही 2024 तक कंटिन्यू है। 53% मतदाता, मैं ये मानता हूँ कि इसमें मृत मतदाता भी होंगे, इसमें यहाँ से छोड़कर अन्य जगहों पे जाके बस जाने वाले मतदाता भी होंगे, लेकिन फिर भी आधे से ज़्यादा मतदाताओं को एक बार फिर से एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरना होगा। एसआईआर की जो विशेष प्रक्रिया है वो कठिन भी है, उसका सरलीकरण भी इन्होंने नहीं किया है। उस प्रक्रिया में इन्होंने ये कहा है कि 1987 तक पैदा हुए लोग, अगर उनके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति पूर्व की मतदाता सूची में है 2003 की, तो वो उसे कंटिन्यू मान लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इन 13 दस्तावेजों में से उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब आइए, इसको चेक करने के लिए बीएलओ को 3 बार प्रत्येक मतदाता के घर जाने की बात इन्होंने कही है, और जो लोग अब्सेंट होंगे 3 फॉर्म में उनकी डिटेल भरेगी बीएलओ, और भर के वो जांच करके वो जमा करेगी। जमा के बाद विभिन्न चरणों के अधिकारी उसे प्रमाणित करके फाइनल करेंगे।
अब 1987 के बाद के जो मतदाता हैं 2004 तक, जी अब इनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि वो 13 डॉक्यूमेंट में से वो अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स तलाश करें। आधार कार्ड माना है, लेकिन आधार कार्ड में उन्होंने जन्म स्थान का विवरण नहीं रहता। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ मान लिया, ये मान लिया कि ठीक है आपके परिवार में आपके माता पिता का ये नाम। इसका नेगेटिव फैक्ट क्या रहेगा उन लोग से? नेगेटिव फैक्ट ये रहेगा कि बाढ़ से डूबे हुए क्षेत्र या शिक्षित लोग या दलित, आदिवासी, मुस्लिम, इनको अपने डॉक्यूमेंटेशन पूर्ण करने में तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। और बिहार का ये अनुभव रहा है कि बीएलओ वगैरह ने चौराहों पे बैठ के, एक ही जगह बैठ के तमाम लोगों के फॉर्म भर के सबमिट कर दिए, उनकी उपस्थिति भी दिखा दी जिसकी चाहिए उपस्थिति नहीं दिखाई। ठीक है, काउंटर करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि बीएलए सारे दल दे दें, लेकिन बीएलए और बीएलओ के होने के बावजूद बीएलओ को विशेष रूप से सावधान करने की जरूरत है। और जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये मानती है कि सही, पारदर्शी, निष्पक्ष और पुष्ट मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इसलिए बर्डन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ही केवल मतदाताओं पर न सौंपा जाए। अगर मतदाता कहता है तो जिला प्रशासन प्रयास करके उनके डॉक्यूमेंटेशन को प्रूव करके उन्हें मतदाता सूची में लाने का प्रयास करे, न कि उनका नाम उड़ाने का प्रयास करे।